अपनी एक तासीर होती है, अलग शैली होती है, अलग जुबान होती है। हर शहर के अलग रोचक किस्से भी होते हैं जो उस शहर को अलग पहचान यहाँ पर दिलाते हैं। और आज हम आपको ऐसे ही एक शहर की तासीर से रूबरू यहाँ पर कराएंगे जिसकी बोली, संस्कृति और सभ्यता अपने आप में देश के अन्य शहरों से उसे जुदा यहाँ पर रखती है। इतना ही नहीं बल्कि उन रोचक किस्सों से भी आपको रूबरू यहाँ पर कराएंगे जिन्हें देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ शिखिल व्यवहार। मैं शालिनी हाडिया आपको अनोखे शहर के अनोखे किस्सों से वाकिफ कराएंगे, बताएंगे। राजा भोज की नगरी भोजपाल हो या नवाबों का शहर भोपाल, इस शहर के पूरे सफरनामे में कई रोचक किस्से इतिहास के पन्नों में आज भी मशहूर हैं। इसमें सबसे पहला किस्सा उससे जुड़ा हुआ है जिससे भोपाल शहर ने अपनी दास्तां शुरू की थी। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे मशहूर तालाब बड़ा तालाब की। इस तालाब को राजा भोज ने बनवाया था। बताया जाता है कि राजा भोज को कोढ़ की बीमारी ने घेर लिया था। तब वो विद्वान राजा ने न सिर्फ अपना आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज शुरू कराया बल्कि ज्योतिषों से परामर्श भी लिया। तब राजा भोज को 9 नदियों और 99 नालों के तालाब में स्नान के साथ भगवान शिव की आराधना की सलाह दी गई थी। इससे जुड़ी किंवदंती ये है कि समुद्र के समान दिखने वाले बड़े तालाब को खाली कराने में राजा भोज को 3 साल लगे थे। तब भी ये तालाब पूरी तरह से खाली नहीं हो पाया था। ऐसा है, ये भोपाल की बहुत किंवदंतियां हैं तालाब के बारे में, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब राजा भोज का शासन था तो ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज को अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो गया था। तो यहाँ के जो लोकल काले भील थे, जिसके नाम से कलियासोत नदी है, उसने यहाँ उसको राजा भोज को सुझाव दिया कि तुम यहाँ पर तुम 99 नदी नाले यदि एक जगह इकट्ठे कर लेते हो और यहाँ पे बांध बनाते हो और उसमें आप स्नान करते हो तो आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तो ये भोपाल में ये उसने तालाब बनवाया और इसके पूरा देखा जाए तो 350 स्क्वायर किलोमीटर का है। और जो कोलांस नदी सीहोर से आती है वो यहाँ आके समाप्त होती है, उस पर तालाब बनाया है। लेकिन ऐसा माना भी जाता है कि जब यहाँ पास में जब 14वीं-15वीं शताब्दी में मुगलों का आक्रमण हुआ तो आक्रमण के समय ये तोड़ दिया गया था। तो तोड़ने से क्या हुआ, कई वर्षों तक इसका पानी खाली होते रहा, लेकिन जो उससे जिस उद्देश्य से तोड़ा था वो काम पूरा नहीं हुआ और तालाब जो अभी वर्तमान में देखने उतनी पोजीशन में आज रह गया है। बताया जाता है कि तालाब की गहराई में राजा भोज के अतीत को दर्शाता हिस्सा आज भी मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि इस तालाब में राजा भोज का महल या किला है। इसके अलावा परमार वंश के कई जीते जागते सबूत इस तालाब की गहराई में डूबे हुए हैं। 34 किलोमीटर की बड़ी परिधि में फैले इस तालाब से इमारतों के हिस्से झांकते हुए देखे जा सकते हैं। राजा भोज की नगरी भोजपाल का जितना समृद्ध इतिहास है उससे ही ज़्यादा दिलचस्प कई रोचक कहानियाँ भी है। इस समय मैं मौजूद हूँ बड़े तालाब में, जो दिखने में बेहद ही ज़्यादा खुशनुमा लगता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी बेहद ज़्यादा रोचक है। हर कोई ये सोचता है कि ये जो बड़ा तालाब है ये नेचुरल है, लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा कि ये मैन-मेड था। ये तालाब का निर्माण किसी मकसद से कराया जाता है। कहा जाता है कि आज से 1000 साल पहले परमार वंश के राजा भोज ने इस तालाब को बनवाया था। राजा भोज को इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि उन्हें कुष्ठ रोग था और उन्हें सलाह दी गई थी कि 9 नदियाँ और 99 नालों के पानी से स्नान करके शिव की आराधना करेंगे तो उनको चर्म रोग से मुक्ति मिलेगी। इसी उपाय के लिए उन्होंने अलग अलग जगह से नदियों को एकत्रित किया और उसके बाद कुछ इस तरह से जो विशाल कुंड है इसका निर्माण किया गया और इसको नाम दिया गया भीम कुंड। इतिहास के पन्नों में आज भी ये सभी इतिहास दर्ज नज़र आते हैं और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि जब इस कुंड को खाली कराया गया तो इसमें 3 साल से अधिक का समय लगा। इतिहास की गवाही आज भी ये देता है क्योंकि कई ऐसे महल की मीनारें आपको आज भी तैरते हुए नज़र आएगी जो वाकई ये बताती है कि इस तालाब के अंदर क्या अभी भी महल के कई ऐसे साक्ष्य हैं और क्या कोई महल अब भी इसमें डूबा हुआ नज़र आता है। जैसे कई रोचक कहानियाँ जो है वो भोपाल के इतिहास में 4 चांद लगाने का काम करती है।
कोढ़ा और तालाब को खाली कराने के किस्सों का कोई ठोस प्रमाण भले ही ना हो, लेकिन तालाब से झांक राजा भोज की विरासत के अंश भोपाल के गौरवशाली इतिहास की गवाही जरूर देते हैं, जो बताते हैं कि इस तालाब की गोद में ऐसे कई राज दफन हैं जिनसे हजारों साल बाद भी पर्दा नहीं उठ सका है। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ एक ऐसा तालाब भी है जिसका किस्सा आपको हैरत में डाल देगा। एक तालाब में केवल शाही खानदान के लोगों को ही पानी छूने की अनुमति थी, लेकिन बाद में इसे बुजुर्ग के लिए इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए। लोगों से यदि भोपाल की पहचान पूछी जाए तो जुबा पर आता है झीलों का शहर, जिनसे जुड़ी हैं कई किंवदंतियां और अजीबो गरीब फरमान आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। कई बार ये बहस का मुद्दा भी बन जाती है। इनमें से एक किस्सा मोतिया तालाब से भी जुड़ा हुआ है। जानकार बताते हैं कि नवाब शाहजहां बेगम ने 3 सीढ़ी तालाबों का निर्माण कराया था। इनमें पहली सीढ़ी पर मोतिया तालाब, दूसरी पर नवाब सिद्दीकी हसन और तीसरी सीढ़ी पर मुंशी हुसैन खान तालाब आज भी मौजूद है। देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद की खूबसूरती में मोतिया तालाब 4 चांद लगाता है। इसके किनारे पर ही आलीशान ताजमहल का भी निर्माण भोपाल रियासत की तीसरी नवाब शाहजहां बेगम ने ही कराया था। कहते हैं मोतिया तालाब की खूबसूरती को देखते हुए इन दोनों ऐतिहासिक धरोहर की दास्तान लिखना शुरू की गई थी। शाहजहां बेगम जो है बहुत मतलब ऐसी इंजीनियर तो नहीं थी, लेकिन वे चाहती थी कि भोपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बेहतरीन डेवलप हो। तो उनके दिमाग में ये आया कि ईदगाह हिल्स से जो बारिश के दिनों में जो पानी आता है उसका वाटर मैनेजमेंट किस तरह किया जाए। तो मोतिया तालाब जो है उन्होंने 3 सीढ़ी तालाब का एक कॉन्सेप्ट रखा, जिसमें सबसे पहले मोतिया तालाब, उसके बाद जो है नवाब सिद्दीक हसन खान तालाब, जो नवाब सिद्दीक हसन खान जो थे शाहजहां बेगम के शोहर थे, उनके नाम से नवाब सिद्दीक हसन खान तालाब बनाया, और तीसरी सीढ़ी के तौर पे उन्होंने नवाब मुंशी हुसैन खान तालाब बनाया। मोतिया तालाब से जुड़ा रोचक किस्सा ये है कि ये बेगमों के दौर का एकमात्र ऐसा तालाब था जिसके पानी को छूने तक की इजाजत किसी को नहीं थी। इसके पानी के उपयोग और पानी को छूने का हक तब सिर्फ शाही परिवार को ही था। तालाब के एक छोर पर ताजुल मस्जिद तो दूसरी छोर पर ताजमहल के निर्माण की इबारत लिखी गई थी। तब देश की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद में नमाज अदा करने नमाजियों का हुजूम उमड़ता था। नमाज से पहले शारीरिक सफाई मतलब वुजू के लिए इस तालाब के पानी का उपयोग की इजाजत तब दी गई जब भोपाल के रियासत के बाशिंदे ने इसकी मांग बेगम से की थी। भोपाल के इतिहास में मोतिया तालाब का इतिहास भी बेहद ज़्यादा दिलचस्प है। इस समय मैं मौजूद हूँ मोतिया तालाब में, जहाँ आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ये पर्यटकों की एक फेमस जगह के रूप में निर्मित हो चुका है। लेकिन अगर इतिहास की बात की जाए तो जानकार के मुताबिक नवाब शाहजहां बेगम ने 3 सीढ़ियाँ के तालाब का निर्माण यहाँ पर किया था। इसमें पहली सीढ़ी पर मोतिया, दूसरी सीढ़ी पर नवाब सिद्दीकी हसन और तीसरी सीढ़ी पर मुंशी हुसैन खां तालाब हुआ करता था। बाद में कई अव्यवस्थाएं भी हुई और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ताजमहल जो है वो यहाँ से खास तौर पर देखा जाता है। पूरा ये जो इलाका है ये शाही घरानों से घिरा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर सख्ती भी ज़्यादा होती थी और इस तालाब के पानी को आम जनता को छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब मांग उठी उसके बाद परिवर्तन हुआ और उसके बाद जो बेगम थी उन्होंने आदेश जारी किए थे कि वुज़ू के लिए यहाँ के तालाब के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो बेहद ही खूबसूरत मस्जिद आपको नज़र आ रही है और अब इसको पूरी तरह से विकसित कर दिया गया है और इसीलिए ताजुल मस्जिद में ही हर एक व्यवस्था है और वुज़ू भी की जाती है। लेकिन प्राचीन काल की बात की जाए तो यह एक बड़ा केंद्र हुआ करता था और लोग यहीं पर हज़ारों की संख्या में पहुंचकर नमाज की अदायगी करते थे और ये जो हमेशा से ही एक बड़ा केंद्र भोपाल के इतिहास को सजोने में काम आता है।
राजे राजवाड़े हो या नवाबों का दौर, ऐसे कई फरमान अलग अलग रियासतों में सुनाए गए जिनके किस्सों ने उन शहरों के इतिहास को मशहूर करने का काम किया। लोगों के लिए भले ही ये फरमान अजीब रहे हों, लेकिन ऐसे किस्सों से ही भोपाल को अलग पहचान मिली है। भोपाल की अलग अलग संस्कृतियों में यदि हमाम की बात ना की जाए तो यह नवाबों के शहर भोपाल से नाइंसाफी होगी। यह हमाम है जो लगभग 400 साल पुराना इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। एक ऐसा शाही स्नान, एक ऐसा तरीका जो अपने आप को दूसरे शहरों से जुदा यहाँ पर रखता है। आखिर क्या है शाही स्नान और आखिर क्या है भोपाल का नवाबी दौर का हमाम, आइए आपको दिखाते हैं। भोपाल की सभ्यता, इसके इतिहास और संस्कृति की बात की जाए तो इस शहर का सफर शाही हमाम के बिना अधूरा ही मानिए। ये शाही हमाम नवाबी दौर और उसकी शान और शौकत की याद दिलाता है। जानकार बताते हैं कि देश में कई नवाबी और राजाओं की रियासत रही है, लेकिन तब और आज भी शाही हमाम का एक ही शहर है जिसका नाम है भोपाल। दरअसल हमाम का मतलब होता है स्नान, नहाना। इसका अपना अलग ही तरीका है। इसका लुत्फ उठाना है तो 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा। जानकार बताते हैं कि नवाबी दौर में रियासतदारों के पास बहुत वक्त हुआ करता था, लिहाजा भोपाल और देश की अन्य रियासतों के शाही परिवारों के मेहमान शाही हमाम में वक्त गुजारना पसंद करते हैं, शान समझते थे। नवाबों के बाद भी भोपाल में शाही हमाम का दौर जारी रहा। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों ने इसका लुत्फ उठाया है। हमाम में जो है वो जितने भी महल थे यहाँ पर, चाहे वो गौहर महल हो, चाहे वो सदर मंजिल हो, सब में हमाम थे। और इस्लाम नगर में भी हमाम रहा। आज जो बचे कुचा है वो एक हमाम है जो भोपाल में वृद्धमान पार्क, जो कि पुराना किला है, वहाँ पर है। वो यूनिक टर्किश हमाम है। अभी 1992 में भोपाल में एक फिल्म बनी इन कस्टडी, उसकी पूरी टीम आई थी। पूरी टीम को मैं लेके हमाम पे लेके गया तो इस्माइल मर्चेंट कहने लगे, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो, हम तो दुनिया के बड़े बड़े हमाम यूज़ करें, हमने बड़े बड़े सोना बाथ यूज़ करें, बड़े बड़े स्टीम बाथ यूज़ करें हैं, हमाम कहाँ ले जा रहे हो। एंट्रेंस पे देखा तो वो बहुत कंजेस्टेड सा एंट्रेंस और मेंटेन भी नहीं कुछ, लेकिन वहाँ पर जाके मैंने उनको बिठाया और उसके बाद उन्होंने यूज़ करा। यूज़ करने के बाद वो कहते हैं कि सारी दुनिया में मैंने इससे अच्छा बात आज तक नहीं लिया। भोपाल के बड़े तालाब के किनारे आज भी 400 सालों से शाही हमाम का सफर जारी है। सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से भोपाल पहुंचे पर्यटक इस शाही हमाम का आनंद लेते हैं। लेकिन शाही हमाम साल भर नहीं चलता। दीपावली से होली तक ठंड के 4 महीने तक ही इसका आनंद लिया जा सकता है। शाही हमाम में विशेष प्रकार का तेल लेप, जिसे उपटन कहा जाता है, फिर पहलवानों की भारी मशक्कत की मालिश और भाप से तपते कमरे में पसीने का स्नान। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिस कमरे में भाप बनाई जाती है उस कमरे को विशेष तरीके से तपाया जाता है। लिहाजा शाही हमाम के लिए शुरू की गई भट्टी में लगाई आग लगातार 4 महीने तक चलती रहती है, जो इस बीच में बुझाई नहीं जाती। देखिए क्या होता है शाही हमाम। आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं शाही हमाम से, जो भोपाल को देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी अलग पहचान यहाँ पर दिलाता है। फिलहाल हम मौजूद हैं, ये 400 साल पुराना भोपाल का हमाम है। हम देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदा उर्दू के लफ्ज़ों का भी उपयोग यहाँ पर किया गया है और लोग भी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस्ताद भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। तो हम लिए चलते हैं आपको उस हमाम के सफ़र पर जिसके लिए लोग जो हैं वो भोपाल दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का ये पूरा जो एक जो बना हुआ है, जो गुंबज है, जो एक पूरा बनाया यहाँ पर गया है, ये भी पूरा नवाबों का एक लुक यहाँ पर देता है। पूरी तरीके से ये बताता है कि भोपाल जो है वो एक अलग संस्कृति का जो है वो शहर यहाँ पर नजर आता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि
किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो हमाम होता है, क्या किस प्रकार से ये यहाँ पर दिया जाता है, कैसे यहाँ पर होता है। आइए मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमाम है। ये जिस प्रकार से ये हमाम यहाँ पर ले रहे हैं, लगभग 2 से 3 घंटे जो हैं उस प्रकार का एक विशेष प्रकार का स्नान यहाँ पर किया जाता है, कराते हैं। और इस स्नान की खास बात यह है कि सिर्फ नहलाने की बात यहाँ पर नहीं होती, बल्कि तेल से यहाँ पर मालिश यहाँ पर करना और उसके बाद एक जो विशेष प्रकार का एक लेप यहाँ पर बनाया जाता है, वो उसे यहाँ पर घिसा जाता है। तो काफ़ी मशक्क़त का काम है जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये सालों से चला यहाँ पर आ रहा है। लगभग 400 साल से जो हमाम की हम जिस हमाम पे मौजूद हैं, ये 400 साल से यही काम यहाँ पर करता हुआ आ रहा है, जो अपने आप में कई जो है हस्तियों को भी यहाँ पर लेके आया है अपनी पहचान के कारण। चाचा, आप ये लगभग कितना पुराना है और कितनी नामचीन हस्तियाँ यहाँ पर आई? ये तो भोपाल का इतिहास है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर किसी चीज़ का भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का। किसी जितने 4-5 तरह के जो मज़हब हैं, किसी के साथ हमारा यहाँ व्यवहार नहीं है। सब एक हम्माम में सब नंगे। सब में पहली मिसाल तो यही है, एक हम्माम में सब नंगे, सबके साथ एक साथ व्यवहार करते हैं हम लोग। कोई भी आपसे एक और चीज़ जानना चाह रहा था कि बताया जाता है कई नामचीन हस्तियां यहाँ पर आईं। कौन कौन सी हस्तियां थीं जो इस हमाम में लेकर आनंद लेके गई? इस हमाम में जितनी भी पुरानी हस्तियां हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, आपके डॉक्टर साहब शागर अली हैं, डॉक्टर साहब हैं, क्या समझे आप, ये सारे लोग हमारे पास आ चुके हैं। और हमारे यहाँ जब जो आता है तो हमारे जो बच्चे काम करने वाले जिनको हम ट्रेन करते हैं और जो गुजर गए, आज भी उनके साथ ये है कि सब हमारे यहाँ आते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सब उनके शरीर के ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद उनका एक एक जोड़ खोल देते हैं। और हमाम जो है एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर बीमारियाँ, कई तरह की बीमारियाँ भग जाती हैं। लोग आजकल जो ब्लड प्रेशर की गोलियाँ दे रहे हैं, दवाएँ दे रहे हैं, यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसके अंदर। तो एक स्पेशल थेरेपी इसको यहाँ पर कहा जा सकता है जो होती हैं। उस्ताद के शागिर्द भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ चर्चा यहाँ पर करेंगे। आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जो आप लोग हमाम यहाँ पर देते हैं, किस प्रकार की तैयारियाँ होती हैं? कहते हैं कि भट्टी जो एक बार यहाँ पर जलती है वो लगभग अब होली तक लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। लगातार जारी रहेगी। अपन को लकड़ी भी 5 दिन पहले लगाना पड़ती है जब हमाम चालू होता है। तो ये था शाही हमाम, जो न सिर्फ नवाबी कालीन शौकत की याद दिलाता है, बल्कि इसका लुत्फ आज भी लोग उठाते हैं। ऐसी ही संस्कृतियों से भोपाल गढ़ा गया है, वो भोपाल जिसकी मिसाल किसी दूसरे शहर में देखने को नहीं मिलती। आगे भी आपको ऐसे ही अनूठी संस्कृति से वाकिफ कराएंगे जो भोपाल की पहचान है। क्या कभी आपने विशेष बर्तन में नमक वाली चाय चखी है? क्या आपने मीठा जर्दा और शीरमाल खाया है? यदि नहीं तो भोपाल आइए, क्योंकि भोपाल में आज भी खान पान और जीवन शैली में नवाबी ठाट नजर आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है भोपाली कल्चर। भोपाल तहजीब और रवायतों का शहर है। यहाँ के जायके भी लाजवाब हैं। इनमें से एक है नमक वाली चाय, जो भोपाल की पहचान बन चुकी है। ढलती शाम हो, सुबह की पहली किरण, पुराने भोपाल में सालों पुरानी चाय की चुनिंदा दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ती है और शुरू हो जाता है चुस्कियों का दौर, जो आधी रात तक चलता रहता है। विशेष बर्तनों में इस चाय को पकाया जाता है। पुराने से दिखने वाले चीनी मिट्टी के कप प्लेटों में भाप छोड़ती गर्मा गर्म चाय देखने में तो आम चाय सी ही लगती है, लेकिन ये बेहद खास और लाजवाब है। इस चाय का इतिहास भी दिलचस्प है। भोपाल की बेगम सिकंदर जहां एक बार तुर्की के दौरे पर गई और वहां से इस नमक वाली चाय की रेसिपी लेकर आई। आइए देखिए भोपाल की संस्कृति में अनूठी मिसाल बनी नमक वाली चाय।
आइए अब आपको लिए चलते हैं भोपाल की गलियों में, उन गलियों में जहाँ से नवाबी दौर की महक आती है, एक अलग संस्कृति दिखाई देती है, तो एक अलग खान पान यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा खान पान, एक ऐसी संस्कृति जो कहीं और आपको दिखाई नहीं देगी। आइए हम आपको पहली तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं। शालिनी जी। जो है ये नमक वाली चाय इसको कहते हैं, तो भोपाल में यहाँ पर देती है। और नमक वाली चाय जो हम देख सकते हैं कि अलग से मलाई यहाँ पर की जा रही है और उसमें नमक विशेषकर यहाँ पर मिलाया जाता है। भोपाल की ये संस्कृति है जो नवाबी दौर की सबसे पुरानी दिखाई देती है। और इतना ही नहीं बल्कि जो लोग, जो पर्यटक शालिनी भोपाल में यहाँ पर आते हैं, वो बिना इस नमक वाली चाय को चखे हुए भोपाल के जो रीति रिवाज हैं और जो कल्चर है उससे रूबरू नहीं हो पाते। कुछ लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि स्वाद जब तक चखे नहीं जाएगा और उसका क्या माहौल होता है नहीं जाना जाएगा तो अधूरा लगता है। मुझे बताइए क्या विशेष है इसमें, आखिर साधारण चाय और नमक वाली चाय? जी, नमक वाली चाय में ये है कि ये हमारे भोपाल का कल्चर है। ये मतलब अगर आप भोपाल में आए तो आपने ये नहीं पिया तो फिर क्या पिया। आप आए भोपाल और ये पीकर देखें, ये यहाँ के कोने कोने पे, हर चप्पे चप्पे पे है दुकान इसकी। ये कल्चर है हमारा। क्या नवाबी ठाट नजर आते हैं नमक वाली चाय? हमारा कल्चर है। नॉर्मल चाय जो बहुत डिफरेंस है, इसके पीने के बाद एक अलग ही मजा आता है। इसके मतलब आपको एक एनर्जी फील कराता है। ये आपको हर जगह मिलेगी हमारे भोपाल में। तो अगर आप भोपाल आए तो जरूर इसको ट्राई करें। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँ, कब से आप पी रहे हैं, कब से देख रहे हैं? काफी युवा है। अब जब चलना भी नहीं सीखा था, मैं जब से देख रहा है चाय को, जब से पीने में भी आ रहा है। सबसे पुरानी दुकान इसको माना जाता है, कहा जाता है जब भोपाल में इसका चलन शुरू हुआ था तो आप की दुकान से। इससे पहले भी बहुत होटलें थी, खत्म हो चुकी। तो नमक वाली चाय का एक मिजाज है। एक चचा हमारे साथ में है। चचा, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आगे नमक वाली चाय की खासियत है कि कैसे बनती है ये? आप यही काम आप नमक से बनती है। पहले पानी पकाया जाता है, उसके बाद घाई डाला जाता है, शहर का, नमक का, पत्ते का। इसको पीने से खत्म कर जाती है। उसके बाद एक चाय पी लीजिए आप, फिर आपको पता चल जाएगा कैसी होती है। भोपाल में सुरमे की एक बड़ी खास बात नजर आती है। चचा, आपने भी बड़ा प्यारा सुरमा यहाँ पर लगाया है, तो ये सुरमे का चलन क्या तब से आज भी चल? हम तो 50 साल से लगा रहा है। क्या क्या खासियत होती है, क्या इसकी उद्देश्य से आगे रहती है, बस आराम रहता है उसको लगाने से। तो ये है कि एक अलग कल्चर यहाँ पर है। नमक वाली चाय देख लीजिए या शीरमाल देख लीजिए या मीठा जर्रा देख लीजिए, मीठा जर्दा आप देख लीजिए, और आंखों में सुरमा भी। तो ये अंदाज है भोपाल का, एक ऐसा अंदाज है जो कि नवाबी दौर को यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आता है। और यही कारण है शालिनी कि ये जो पूरा भोपाली एक कल्चर है वो देश में भोपाल को अलग से ही एक पहचान यहाँ पर देता हुआ नजर आता है। बेगमों के नवाबी दौर की शुरुआत में ही भोपाल को महकाने की संस्कृति आज भी भोपाल की विशेष पहचान है, बल्कि यूं कहिए कि इससे ही भोपाल की शान है और इसमें ही भोपालियों की जान भी बसती है, आंखों को गुलजार करती। और इस महकती रवायत को देखिए। तो महकती हुई गलियों में अब हम आपको ले चल रहे हैं। भोपाल की महकती हुई जो गलियां हैं उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। और आखिर ये महकती गलियां हैं क्यों, कैसी हुई ये महकती हुई गलियां, क्यों ऐसा कहा जाता है कि भोपाल महकता है, चहकता है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं नवाबी दौर के उस जमाने की जो आज भी यहाँ पर चलता आ रहा है। ये इत्र हैं, ये वही इत्र हैं जो महकाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल के इतिहास को देखा जाए तो इत्र जो है वो बहुत बेहतरीन कल्चर यहाँ पर माना गया है। युवा हो या फिर बात यहाँ पर हम लेडीज़ की यहाँ पर करें या पुरुषों की बात यहाँ पर करें शालिनी, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा महत्व इत्रों का यहाँ पर माना जाता है। एक हमारे साथ में चचा हैं भोपाल के ही और इत्र की दुकान भी है उनकी, यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। चचा, कितना रखता है भोपाल में इत्र की खुशबू? अपने यहाँ का शाही दरबार है, जन्नत फरदौस है, ऊद है, हज है, हिना है, बढ़िया। ये चाचा, अगर देखा यहाँ पर जाए तो भोपाल की क्या संस्कृति में इत्र आता है? जी हाँ, मशहूर नवाबी दौर का इत्र आता है। नवाबी दौर का इत्र यहाँ पर आता है। शालिनी, कुछ आप पूछना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मुझे बताइए कितनी वैरायटी के इत्र हैं और क्या, क्योंकि लाखों करोड़ों के इत्र मिलते हैं भोपाल में। अपने यहाँ इत्र हैं, 1000 वैरायटी के इत्र हैं, ये क्वांटिटी के हिसाब से मिलते हैं। मतलब 200 रुपये तोला से लेके 2000 रुपये तोला तक के इत्र हैं अपने यहाँ।
कहाँ कहाँ से आते हैं? ये अपने मतलब अपने इंडिया में कन्नौज में बनता है। यहाँ के मतलब मैन्युफैक्चरिंग कन्नौज में होती है, पूरे वर्ल्ड में अपने कन्नौज से आता है, अपने इंडिया से आता है। देखिए एक चीज और यहाँ पर बोली गई है कि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इत्र को बेचने वाला शहर ही भोपाल है। भोपाल ही है। जब बेगमों का दौर हुआ करता था तो खास तौर पर जो गौहर महल था वहाँ पर तो इत्र की बारिश हुआ करती थी। या मशहूर है इधर, मशहूर इधर की बारिश हुआ करती थी वहाँ पे। जब दरबार लगता था मैडम वो उनका बेगमों का जब दरबार लगता था, वहाँ कुछ प्रोग्राम होता था, होली मिलन होता था, ईद मिलन होता था, वहाँ पे इधर की वर्षा होती थी वहाँ पे। शिकल, इससे समझा जा सकता है कि कितना पुराना इतिहास है और उसी परंपराओं का जो आप जिक्र कर रहे थे, वही संस्कृति का जो आप जिक्र कर रहे थे, वो खास तौर पर नजर आ रही है। निश्चित तौर पर तो यही तो भोपाल की तहजीब है और यही तासीर है और यही तहजीब और तमीज़ भी यही है कि अलग अलग संस्कृतियों से भरा हुआ भोपाल यहाँ पर दिखाई देता है। भोपाल में खान पान की बात की जाए, चाहे इत्र की बात की जाए या मीठे जर्दे की बात यहाँ पर की जाए, श्रीमाल की बात की जाए, नमक वाली चाय की बात यहाँ पर की जाए, भोपाल में आने वाला कोई भी व्यक्ति जब तक इनको नहीं लेता और जब तक इनसे रूबरू नहीं हो जाता उसने भोपाल यहाँ पर नहीं घूमा होता। खैर ये तो रही बात। अब मैं शिखिल व्यवहार, मैं शालिनी हाडिया, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नए शहर के रोचक कहानियों के साथ। नमस्कार।